हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हाल ही में उत्तराखंड परीक्षा वाणी का नया एडिशन आ चुका है जो कि 17वां न्यू एडिशन है। तो इस एडिशन में जो भी आपकी समसामयिक दी है उत्तराखंड करंट अफेयर्स की, तो वह हम आज की इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों 23 अगस्त को आपका उत्तराखंड हाई कोर्ट क्लर्क स्टेनो का एग्ज़ाम होने जा रहा है। इस एग्ज़ाम में दोस्तों आपका करंट अफेयर पूछा जाएगा। तो जिन लोगों का ये एग्ज़ाम है तो वह इस क्लास को ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेंगे। या फिर जिन लोगों के पास में ये बुक है, जिन्होंने इसको परचेस कर लिया है, तो वह इसकी सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। और जिन्होंने अभी बुक नहीं ली है या फिर नहीं लेना चाहते, तो वह हमारी इस क्लास के माध्यम से अपना समसामयिकी उत्तराखंड करंट अफेयर कवर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड समसामयिकी के हम 4 पार्ट पढ़ेंगे और इन 4 पार्ट के माध्यम से आपका पूरा ये करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का ये हमारा पहला पार्ट है। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस पार्ट को लास्ट तक जरूर देखें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उत्तराखंड दौरा। तो हाल ही में 12-13 जून को उत्तराखंड में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आगमन हुआ था। ये जो आगमन हुआ था ये दोस्तों आपका भारतीय सैन्य अकेडमी का पासिंग आउट परेड का निरीक्षण एवं समीक्षा करने से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ आपकी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई हैं। जैसे आपका 13 जून 2026 को देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकेडमी IMA में 158वें नियमित पाठ्यक्रम एवं 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया गया था। ठीक है, इसमें दोस्तों आपकी 9 महिला कैडेट को भी पासिंग परेड आउट में शामिल किया गया था। मतलब ये जो था महिलाओं का ये प्रथम बैच था, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे जो महत्वपूर्ण जानकारी है तो वह है आपकी कि IMA की स्थापना जो हुई थी ये 1 अक्टूबर 1932 को हुई थी औपचारिक रूप से। फिर 10 दिसंबर 1932 को फील्ड मार्शल सर फिलिप चैटवुड द्वारा इस संस्थान का उद्घाटन किया गया था। देखिए, औपचारिक रूप से IMA का जो उद्घाटन हुआ था तो वह 1 अक्टूबर 1932 को हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, और 10 दिसंबर 1932 को दोस्तों फील्ड मार्शल जो था सर फिलिप चैटवुड, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा पहला पॉइंट। अगला पॉइंट है जसपाल राणा से लेकर। जसपाल राणा पूरे भारत के एक प्रसिद्ध निशानेबाज थे जिनका हाल ही में 12 जून को निधन हो गया था। ठीक है, तो जसपाल राणा, इनका जन्म जो हुआ था ये 28 जून 1976 को देहरादून में हुआ था। ठीक है, उत्तराखंड के प्रसिद्ध निशानेबाज जसपाल राणा देश के सर्वश्रेष्ठ पिस्टल निशानेबाजों में गिने जाते थे। ठीक है, 49 वर्ष की अल्प आयु में हृदय संबंधी समस्याओं के कारण इनका निधन हो गया था। 18 वर्ष की आयु में हिरोशिमा में 1994 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई थी। मतलब दोस्तों सर्वप्रथम इन्होंने 18 वर्ष की आयु में हिरोशिमा में 1994 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, जसपाल राणा ने राष्ट्रमंडल खेलों में कुल 15 पदक जीते थे, जिसमें 9 स्वर्ण पदक शामिल हैं। 2006 के दोहा एशियाई खेलों में उन्होंने 3 स्वर्ण पदक जीते थे। ठीक है, और 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की थी। इन्हें 1994 में अर्जुन पुरस्कार मिला था, इस चीज को भी याद रखिएगा। और भारतीय खेलों में योगदान हेतु 1997 में पद्मश्री भी प्रदान किया गया। तो इन्हें अर्जुन पुरस्कार का मिला 1994 में। 1997 में इन्हें पद्मश्री दिया गया था। उत्कृष्ट शूटिंग कोच के रूप में 2000 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखिए यहाँ पर सन 2000 दिया है। ठीक है, पर आपको यहाँ पर कहीं कहीं पर 2019 भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पेरिस ओलंपिक 2024 में दोहरे कांस्य पदक जीतकर मनु भाकर के कोच एवं मार्गदर्शक रहे और उनकी अंतर्राष्ट्रीय सफलताओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये था दोस्तों जसपाल राणा का करियर। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों आपका देवभूमि परिवार अधिनियम 2026। तो देवभूमि परिवार
देवभूमि परिवार अधिनियम 2026, ये विधानसभा में जो पेश हुआ 10 मार्च 2026 को पेश हुआ था। राज्यपाल का अनुमोदन जो हुआ तो ये आपका 7 मई 2026 को हुआ था और गजट में इसको प्रकाशित जो किया गया तो ये 11 मई को किया गया था। 10 मार्च को विधानसभा में आया, राज्यपाल ने इस पर अनुमति जो दी 7 मई को दी थी और गजट में इसको प्रकाशित किया गया 11 मई को। ठीक है, तो ये था आपका देवभूमि परिवार अधिनियम। यहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे तो याद रखें। इसका जो उद्देश्य है तो ये आपका राज्य के प्रत्येक परिवार का एकीकृत पारिवारिक डेटाबेस तैयार कर विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं के कुल पारदर्शी एवं लक्षित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है। ठीक है, अन्य इसकी विशेषताएं क्या हैं तो अधिनियम के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक परिवार जो 15 वर्ष या उससे अधिक समय से राज्य में रह रहा हो को विशिष्ट देवभूमि परिवार आईडी जारी की जाएगी। मतलब ये जो आपका दोस्तों देवभूमि परिवार अधिनियम है, इसके तहत आपकी एक आईडी होगी जो कि विशिष्ट प्रकार की आईडी होगी। ठीक है, आपकी पहचान के लिए, जिसका नाम है देवभूमि फैमिली आईडी। प्रत्येक परिवार का केंद्रीकृत डेटाबेस तैयार किया जाएगा। परिवार आईडी में परिवार के सदस्यों का नाम, आयु, आधार संबंधी जानकारी, सामाजिक आर्थिक स्थिति, शिक्षा एवं रोजगार संबंधी विवरण दर्ज होंगे। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की परिवार की सबसे वरिष्ठ महिला को परिवार का मुखिया माना जाएगा। मतलब दोस्तों ये जो आपकी आईडी होगी, इस आईडी के तहत 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की जो परिवार की वरिष्ठ महिला होगी उसको उसका मुखिया बनाया जाएगा। यह व्यवस्था राज्य में सुशासन, डिजिटल प्रशासन एवं डेटा आधारित निर्णय प्रणाली को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अगला पॉइंट है हमारा सार्वजनिक धूत रोकथाम अधिनियम 2026। ठीक है, तो सार्वजनिक धूत मतलब ग्लैम्बलिंग, तो रोकथाम अधिनियम 2026 राज्यपाल ने इस पर मंजूरी दी थी 7 मई को और अधिसूचना जारी की गई 11 मई 2026 को। जैसे हमने देवभूमि परिवार अधिनियम को देखा था तो वह आपका मार्च में तो पेश किया गया था, पर 7 मई को उसे राज्यपाल ने मंजूरी दी और फिर 11 मई को उसको अधिसूचना में जारी किया था, जिसका उद्देश्य राज्य में अवैध जुआ, सट्टेबाजी नेटवर्क एवं जुआ घरों पर अंकुश लगाकर सामाजिक एवं आर्थिक अपराधों को नियंत्रित करना। अन्य विशेषताएं हैं दोस्तों कि यह विधेयक औपनिवेशिक काल के सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1967 की प्रतिस्थापित करेगा। ठीक है, सार्वजनिक स्थानों, सड़क, गली आदि पर जुआ खेलने पर 3 माह तक कारावास अथवा 5,000 तक का जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है। ठीक है, तो दोस्तों ये प्रावधान मतलब आपको पूरा ऐसे दे दिया जाएगा कि सार्वजनिक ग्लैम्बलिंग रोकथाम अधिनियम 2026 से संबंधित कौन सा कथन नहीं है या कौन सा असत्य कथन है। ठीक है, तो पूरी जानकारी आपको पता होना जरूरी है। घर के अंदर जुआ गतिविधियों के संचालन पर 2 वर्ष तक का कारावास अथवा 10,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा। जुआ घर संचालित करने पर 5 वर्ष तक का कारावास एवं 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। तो ये सभी प्रावधान है दोस्तों। इसमें संगठित सट्टेबाजी नेटवर्क पर 3 से 5 वर्ष तक का कारावास एवं 10 लाख का जुर्माना का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपका ग्लैम्बलिंग जो एक्ट था। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण सम्मान। तो भगत सिंह कोश्यारी जो उत्तराखंड के दूसरे अंतरिम मुख्यमंत्री थे, तो इन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है 25 जनवरी 2026 को। ठीक है, इन जो पुरस्कार था ये पुरस्कार आपका 25 मई 2026 को प्राप्त किया गया। सार्वजनिक जीवन, राजनीतिक एवं समाज सेवा में योगदान हेतु इन्हें यह पुरस्कार मिला है। तो क्वेश्चन ये भी बन जाएगा कि किसके लिए, ठीक है, किस कार्य के लिए इन्हें यह सम्मान दिया गया था। तो दोस्तों सार्वजनिक जीवन और राजनीतिक एवं समाज सेवा में योगदान के लिए। ठीक है, अन्य विशेषताएं हैं कि वर्ष 2026 में उत्तराखंड के पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र व्यक्ति जो थे तो ये थे। ठीक है,
भगत सिंह कोश्यारी का जन्म 17 जून 1942 को बागेश्वर जिले के पालनाधुरा गांव में हुआ था। ठीक है, पालनाधुरा गांव में इनका जन्म हुआ था। अब 30 अक्टूबर 2001 से 1 मार्च 2002 तक वे उत्तराखंड के दूसरे मुख्यमंत्री रहे। 2002 से 2007 तक ये नेता प्रतिपक्ष रहे थे। वर्ष 2008 से 2014 तक राज्यसभा सदस्य तथा 2014 से 19 तक नैनीताल संसदीय क्षेत्र से लोकसभा सदस्य रहे। लोकसभा की याचिका समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने रैंक 1 पेंशन, हिमालयी राज्यों में रेलवे नेटवर्क जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों पर रिपोर्ट दी थी। वर्ष 2019 से 23 तक महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रहे। इनकी 2 पुस्तकें आती हैं। उत्तरांचल प्रदेश क्यों, मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है, याद रखिएगा। उत्तरांचल प्रदेश क्यों, उत्तरांचल संघर्ष एवं समाधान, तो ये भी इन्हीं की पुस्तक है। अगला पॉइंट है दोस्तों, पीरूल की रिकॉर्ड खरीद। ठीक है, पीरूल लाओ पैसा पाओ आपकी एक योजना चलाई गई थी। ठीक है, उत्तराखंड सरकार ने वन विभाग माध्यम से 1 वर्ष के भीतर ग्रामीणों से 5.42 करोड़ रुपए का पीरूल खरीदा है। राज्य के वन मंत्री हैं सुबोध उनियाल। इनके अनुसार वर्ष 2025 में 5532 टन पीरूल खरीदा गया था। धातव्य है कि इस लक्ष्य को अब बढ़ाकर 8555 टन कर दिया गया है। उत्तराखंड नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन में प्रथम। ठीक है, तो ये अगला पॉइंट है हमारा कि उत्तराखंड नए आपराधिक कानूनों के लिए कार्यान्वयन में प्रथम। ये जो घोषणा है ये 12 मार्च 2026 को की गई थी। नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन, डिजिटल न्याय वितरण प्रणाली तथा आपराधिक न्याय प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं दक्षता बढ़ाना। इसकी विशेषताएं हैं कि उत्तराखंड ने ICJS 2.0 इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के माध्यम से नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और ये क्वेश्चन आपका पटवारी लेखपाल के एग्जाम में पूछा गया था। NCRB के CCTNS/ICJS प्रगति डैशबोर्ड के अनुसार उत्तराखंड को 93.46 अंक प्राप्त हुए, जो सभी राज्यों में सर्वाधिक हैं। राष्ट्रीय रैंकिंग में उत्तराखंड के बाद हरियाणा, असम, सिक्किम तथा मध्य प्रदेश का स्थान आता है। ठीक है, राज्य के प्रदर्शन में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ICJS 2.0 के अंतर्गत एक डेटा एक प्रविष्ट सिद्धांत अपनाया गया, जिससे पुलिस, ई कोर्ट, ई जेल, ई अभियोजन एवं ई फोरेंसिक के बीच रियल टाइम डेटा साझा करना संभव हुआ है। तो ये था दोस्तों आपका ICJS। ठीक है, ये जो रैंक है ये आपकी पूछी गई है पेपर में, तो इसलिए आप याद रखिएगा पहली रैंक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, E0 FIR व्यवस्था। इसका प्रारंभ जो किया गया था 7 मार्च 2026 को किया गया था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। ठीक है, जिसका उद्देश्य है साइबर अपराधों में त्वरित कार्यवाही, साक्ष्य संरक्षण तथा ठगी गई धनराशि की शीघ्र वसूली सुनिश्चित करना। अन्य विशेषताएं हैं कि इसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति 1930 साइबर अपराध हेल्पलाइन अथवा राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज करता है तो देहरादून स्थित राज्य साइबर पुलिस स्टेशन में स्वतः ही E0 FIR दर्ज हो जाएगी। दर्ज E0 FIR को CCTNS क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम के माध्यम से संबंधित पुलिस थाने को तत्काल अग्रेसित किया जाएगा। नई व्यवस्था पुलिस को साइबर अपराध के गोल्डन आवर में त्वरित कार्रवाई प्रारंभ करने में सक्षम बनाती है। तो याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे और अगला पॉइंट है युद्धाभ्यास धर्म गार्जियन 2026। युद्धाभ्यास धर्म गार्जियन 2026 ये 24 फरवरी 2026 को चौबटिया अल्मोड़ा में आयोजित हुआ था।
जिसका समापन 9 मार्च 2026 को किया गया। इसका उद्देश्य भारत और जापान के बीच में रक्षा सहयोग को सुदृढ़ करना तथा अर्ध शहरी वातावरण में संयुक्त सैन्य अभियानों हेतु सामरिक क्षमताओं को बढ़ाना है। ठीक है, तो दोस्तों जो आपका युद्ध अभ्यास धर्म गार्जन है ये भारत और जापान के मध्य होता है, जो कि चौबटिया अल्मोड़ा में इसका आयोजन किया गया है 2026 में। जिसकी विशेषताएं हैं कि धर्म गार्जन का 7वां संस्करण ये इस साल आयोजित किया गया था 24 फरवरी से 9 मार्च तक, जो कि चौबटिया में आयोजित हुआ था। यह संयुक्त सैन्य अभ्यास भारतीय सेना एवं जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। अभ्यास के दोनों देशों के 120 सैनिकों ने भाग लिया। जापान की ओर से 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट तथा भारत की ओर से लद्दाख स्काउट्स ने भागीदारी की। ज्ञातव्य है कि यह अभ्यास वर्ष 2018 से बारी बारी भारत और जापान के बीच में आयोजित होता है। मतलब पहली बार धर्म गार्जन जो हुआ था 2018 में हुआ था। आगे बढ़ेंगे और अगला पॉइंट है हमारा नेशनल साइकिलिंग चैंपियनशिप, जिसका आरंभ हुआ था दोस्तों 13 से 16 फरवरी 2026 को। मतलब 13 फरवरी को स्टार्ट हुई थी और समापन 16 फरवरी को हुआ था और ओली चमोली में इसका आयोजन हुआ था। इसका उद्देश्य है शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देना तथा राज्य की कुल घरेलू आय में तृतीयक क्षेत्र के योगदान को बढ़ाना है। इसकी विशेषता है कि चैंपियनशिप का उद्घाटन पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के द्वारा किया गया। इसका आयोजन पर्यटन विभाग गढ़वाल मंडल विकास निगम जिसकी स्थापना 31 मार्च 1976 को हुई तथा विंटर गेम्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में हुआ। सेना, आईटीबीपी, सीआरपीएफ सहित देश के विभिन्न राज्यों की 17 टीमों ने प्रतिभाग किया। हिमाचल प्रदेश की टीम 17 पदक जीतकर चैंपियन बनी। अल्पाइन स्कीइंग में हिमाचल प्रदेश की आंचल ठाकुर 2 स्वर्ण पदक जीतकर बेस्ट एथलीट चैंपियन बनी थी। ठीक है, उल्लेखनीय है कि भारत में नाइट स्कीइंग का आयोजन भी पहली बार ओली में किया गया है, तो इसको भी आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो आज की ये थी हमारी छोटी सी क्लास। हम 4 पार्टों में अपनी इस बुक को कंप्लीट कर लेंगे। और दोस्तों अगर आप यहाँ से करंट अफेयर पढ़ लेते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी और बाद में दोस्तों हम इसके MCQ भी कर लेंगे। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो इसके नेक्स्ट पार्ट आएंगे उनको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। जिन लोगों का एग्ज़ाम है और जिनके पास में नोट्स नहीं है, नोट्स भी बना सकते हैं या फिर आप ये बुक परचेस भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप परचेस नहीं करना चाहते अभी तो आप इस वीडियो के माध्यम से अपना करंट अफेयर तैयार कर सकते हैं। फिलहाल ये क्लास आपको कैसी लगी? आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।